Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग अपना जो एग्जाम है जैब, उसका जो पेपर 1 है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसके मॉड्यूल बी का टॉपिक नो योर कस्टमर पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। नो योर कस्टमर पॉलिसी दैट इज KYC पॉलिसी, बहुत ही फेमिलियर वर्ड होगा आई गेस आप सभी लोगों के लिए। एज अ बैंकर तो आप लोगों को KYC में बहुत ज़्यादा जो है मतलब KYC जो है वो बहुत ज़्यादा मानना पड़ता है, उसके जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कस्टमर भी आपको जो है KYC जो पूरी प्रोसेस है उससे उसी के थ्रू जो है आप कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हो बैंक में, या जो भी बैंकिंग की प्रोसेसेस हैं वो आप जो हो और जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। अब KYC क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखो लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए ही KYC पॉलिसी जरूरी है। RBI ने जो है वेरियस नॉर्म्स जो है वो सेटअप करके रखे हैं कि एक किसी भी पर्सन को अपना कस्टमर बनाने से पहले बैंक जो है वेरियस आइडेंटिफिकेशन एंड वेरियस जो है सैटिस्फैक्शन करेगी कि जो पर्सन है वो सही है, जो वो काम कर रहा है वो लीगल है और कोई भी काइंड ऑफ फ्रॉड जो है वो नहीं होने वाला है बैंक के साथ में। तो इसी के लिए जो है ये KYC पॉलिसी जो है ये जो हम बोलेंगे कि ये जो KYC पॉलिसी वो यूज की जाती है, ये अडॉप्ट की गई है बाय होल जो हम बोलेंगे बैंकिंग सिस्टम और दी फाइनेंशियल सिस्टम वी कैन से, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या वेरियस जो है इसके अंदर नॉर्म्स है, क्या क्या जो है इसकी स्टेप्स रहेंगी, ये सब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। ओके ना, सबसे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव अ नो योर पॉलिसी, नो योर कस्टमर पॉलिसी दैट इज KYC पॉलिसी, लेइंग डाउन द KYC MLA that is anti-money laundering norms to be followed by that entity in its dealings with customers, ठीक है। हर एक बैंक को जो है जो KYC पॉलिसी है, जो AML पॉलिसी है, ये अडॉप्ट करनी होती है, ये यूज करनी होती है किसी भी कस्टमर के साथ में डील करने के लिए। अगर एक जो है बैंक सारे काइंड ऑफ फ्रॉड वगैरह से बचना चाहती है तो ये जो अगर नॉर्म्स वगैरह ये फॉलो किए जाएं तो वो चीज काफी सक्सेसफुल होगी। एंड ये कोई चॉइस नहीं है किसी बैंक के पास में कि उनका मन होगा तो वो जो है KYC फॉलो करेंगे, ये कंपल्शन है। अगर नहीं फॉलो कर रही है बैंक, दैट मीन्स कि वो पूरी जो फंक्शनिंग है उसके अपोजिट वर्क कर रही है, जिसके वजह से उनके ऊपर जो बैंक्स है उनके ऊपर जो है इंक्वायरीज हो सकती है, उनके ऊपर जो है पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा सकता है। ऑल राइट, now a customer for the purpose of KYC policy is defined as, एक कस्टमर KYC पॉलिसी के टर्म्स में कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या एक कस्टमर का हम बोलेंगे डेफिनेशन हो सकती है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। सो अ पर्सन और एन एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट और हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक और कंडक्ट्स अ ट्रांजैक्शन विद द बैंक, ठीक है। कस्टमर कौन होता है? एक पर्सन होती है, एक एंटिटी होती है जो कि अकाउंट्स मेंटेन करती है या कोई भी काइंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप होता है उसका बैंक के साथ में, और जो वेरियस ट्रांजैक्शंस है वो बैंक के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसे उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर एंटिटी को कस्टमर माना जाता है बैंक का, ठीक है। One of whose behalf the account is maintained or a transaction is conducted, that is the beneficial owner। अब ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैं हूं, मैंने जो है मेरे बिहाफ पर कोई और पर्सन जो है मेरे सारे काम कर रहा है, तो वो पर्सन क्या होगा? वो पर्सन मेरा बेनिफिशियल ओनर रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरे इंस्ट्रक्शंस पे या मेरे बिहाफ पर या मैंने जो है उसे वो पावर ऑफ अटॉर्निटी दी है कि हाँ तुम जो हो मेरे बिहाफ पर वर्क कर सकते हो, तो वो पर्सन भी क्या होगा? बैंक का कस्टमर होगा, ठीक है। एंड उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर। Beneficiary of transactions conducted by professional intermediaries such as stockbrokers, chartered accountants, solicitors, etc. as permitted under the law and any person or entity connected with a financial transactions, ठीक है। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो किसके थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं? ये सारी जो एंटिटीज हो गई या फिर जिसे जो कि वो सारे पर्सन या एंटिटी जो कि कनेक्टेड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, वो
उन्हें हम बेनिफिशियरी कहते हैं। ऑल राइट, देन आगे चलते हैं की एलिमेंट्स ऑफ नो योर पॉलिसी, नो योर कस्टमर पॉलिसी। ठीक है, केवाईसी पॉलिसी की जो की एलिमेंट्स है, दैट मीन्स जो केवाईसी पॉलिसी है उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो कुछ मेन चीजें हैं जो कि हर एक बैंक को फॉलो करनी होती है, देखनी होती है, वो कुछ ये 4 हम लोग ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं इन 4 के अंदर। क्या क्या है? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, देन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, देन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पर? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, पहले तो कस्टमर को एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसके बाद में कस्टमर का पूरा जो है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चलता है कि जो कस्टमर है उसकी आइडेंटिटी क्या है, जो आइडेंटिटी वो प्रोवाइड कर रहा है एज अ प्रूफ, वो सही है नहीं है, वो सेटिस्फैक्टरी लग रही है नहीं लग रही है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद में जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें मॉनिटर किए जाते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। दैट मीन्स अलग अलग कस्टमर के अलग अलग रिस्क होगी। कोई कस्टमर्स होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जो है हाई अमाउंट के ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करते हैं, जिनका बिजनेस बहुत ही वॉलेटाइल है, तो वो काफी रिस्की कस्टमर्स हो गए। कुछ होंगे नॉर्मल कस्टमर्स जिनके बस डे टू डे काम चलते हैं, जो बैंक है उनके थ्रू थोड़ा बहुत मनी डिपॉजिट करना, थोड़ा थोड़ा एक मतलब कि एक मार्जिन के अंदर जो है सारे ट्रांजैक्शंस होना, तो वो लो रिस्क कस्टमर्स हम बोलेंगे, लो रिस्क जो है ट्रांजैक्शंस होंगे। तो एक बैंक को हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस या हाई रिस्क कस्टमर्स के साथ में बहुत ही ज्यादा जो है कीनली काम करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जो है एक्टिवली वर्क करने की जरूरत है, उन पर नजर रखने की जरूरत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज जो कि लो रिस्क में आते हैं। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या हाई रिस्क में आएगा, क्या लो रिस्क में आएगा, क्या मीडियम रिस्क में आएगा, वो सारी चीज भी हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब जो है 1 by 1 ये जो चारों अपने की एलिमेंट्स हैं इनको देख लेते हैं और इसके अंदर जो है क्या पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉलो करने हैं, क्या सारी चीजें बताई गई है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ठीक है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी देखते हैं। द बैंक विल क्लासिफाई कस्टमर्स इनटू वेरियस रिस्क कैटेगरीज बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, डिसाइड ऑन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, सबसे पहले जो है बैंक क्या करेगी, क्लासिफाई करेगी कस्टमर्स को वेरियस जो रिस्क कैटेगरीज है उनमें रिस्क परसेप्शन के हिसाब से, जैसे कि देखकर या जो एट प्रेजेंट हम जो चीजें देख रहे हैं, जो हमारे सामने सारी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है, कितना जो है रिस्की है, वो चीज देखी जाएगी और डिसाइड किया जाएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पर सारी जो कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स हैं उन्हें। ठीक है, now accept customers after verifying their identity as laid down in customer identification procedures। ठीक है, तो एक कस्टमर को एक्सेप्ट कब किया जाएगा, जो एक कस्टमर की आइडेंटिटी है उसे समझने के बाद में, उसे देखने के बाद में। ठीक है, दैट मीन्स उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लो जो कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेस में आएगी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंडर आने वाली है। ठीक है, नॉट ओपन अकाउंट्स इन द नेम ऑफ एनॉर्मस फिक्टिशियस बेनामी पर्सन। ठीक है, ऐसा कोई भी जो है अकाउंट या ऐसे किसी भी पर्सन के नेम पर अकाउंट नहीं ओपन करना है जो कि इनमें से कुछ हो, दैट मीन्स जिनका अते पते ना हो, जिनका नाम किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ना हो, जिनकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं पता है हमें, राइट। तो ऐसे लोगों के नेम पर जो है अकाउंट्स ओपन नहीं करने हैं। दैट मीन्स अकाउंट कब ओपन किया जाएगा, एक कस्टमर को कब एक्सेप्ट किया जाएगा, जब उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली जाएगी उसके बाद में। ठीक है, strive not to inconvenience the general public who desire to transact banking business। अब ये भी बोला गया है कि इन सारी प्रोसेस में ये ट्राई करना है बैंक को कि वो कोई भी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस प्रोवाइड ना करे किसी भी कस्टमर को। क्या होता है, जैसे कि आप जो बैंक में अकाउंट खुलवाने गए, बार बार आपको बैंक वाला कह रहा है कि नहीं ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने एक बार लाके दे दिया, फिर बोल रहे कुछ अगर दिक्कत लगी तो वो बोल रहे नहीं नहीं आप फिर से ये चेंज करके लाओ, ये करो वो करो। तो ऐसे में एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि यार क्या है, एक बैंक अकाउंट खुलवाने में इतना टाइम लगा रहे हो आप, राइट। अब एज ए नॉर्मली अगर हम पब्लिक बैंक्स में जा रहे हो, दैट इज गवर्नमेंट
बैंक्स में जा रहे हैं अगर हम, तो वो बात अलग हो जाती है कि जो है चीजें चल रही है, ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट बैंक्स में हम लोग जाते हैं तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि यार आपकी बैंक इतना जो है वो कर रही है, इतनी सारी प्रोसेस, इतना सारा परेशान, हम दूसरी बैंक में चले जाएंगे, अभी क्या अभी हमारा अकाउंट खुल जाएगा। तो ये क्या हुआ, उन्होंने जो है इनकन्वीनियंस प्रोवाइड की, इसलिए हम दूसरे बैंक में जा रहे हैं, या उनकी वजह से कस्टमर जो है वो इन सारी चीजों से परेशान हुआ है। तो ये भी बोला गया है कि आपको सारी जो है केवाईसी पॉलिसीज माननी है, सारे केवाईसी नॉर्म्स मानने हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एक जो कस्टमर है उसे कोई भी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है। तो ये जो कस्टमर का एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली किस चीज पर किया जाएगा, उसके आइडेंटिफिकेशन पर, और सेकेंड चीज रिस्क परसेप्शन पर, ठीक है। पहले तो अगर आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से वेरीफाई हो जाए, इजीली वेरीफाई हो जाए, सो दैट मीन्स कि वहां पर जो है प्रॉब्लम कम है, ठीक है, रिस्क कम है। ऑल्सो जो वेरियस ट्रांजेक्शंस अंडरटेक करने वाला है, जो भी पर्टिकुलर पूरी फंक्शनिंग होगी एक पर्सन की, या जो भी एक पर्सन का काम है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क परसेप्शन के हिसाब से जो है एक कस्टमर को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड वाला एलिमेंट, दैट इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। नाउ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर and verifying his or her identity by using reliable independent source documents, data or information। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैसे कहा जाएगा, इसका मतलब हो गया एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और उसकी जो आइडेंटिटी है ये वेरीफाई करना वेरियस जो रिलायबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी हेल्प से, ठीक है, जिन पर आप रिलाय कर सकते हो, जिन्हें देखकर आप बोल सकते हो कि हाँ ये चीज जो है ये सही है, ये ऑफिशियल चीजें हैं, ये सही होगी। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के जो हम बोलेंगे कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना, उसमें हमारा नाम पता सब कुछ है, राइट, तो वो चीज जो है वो रिलायबल है। आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या है, रिलायबल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये कहाँ से बनकर आए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन्होंने जो है सारी चीजें देखकर बनाया है। आप हो इस चीज की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो जो क्या है वो आपके पास में उन जो हमारे वेरियस आइडेंटिटी है उनके थ्रू हम बता सकते हैं, राइट। So wherever applicable, information on the nature of business activity, location, mode of payment, volume of turnover, social and financial status, etc. will be collected for completing the profile of the customer, ठीक है। अब wherever applicable, देखो अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा जो है बड़ा काम नहीं करता है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा हाई टर्नओवर, या खुद जो है कोई बिजनेस ओन नहीं कर रहा है, सैलरी बेस्ड है कि उसके अकाउंट में सैलरी आ जाती है एवरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, राइट, तो ये चीज है, तो उसमें जो है थोड़ा सा डाउट कम है कि यार ठीक है ये तो ये काम है, ये हम हमेशा जो है इन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अब वहीं कोई कस्टमर आया जो कि जिसका कि खुद का बिजनेस है और वो अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, तो ऐसे केस में कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज जो पूरा नेचर ऑफ बिजनेस है, वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस जो परफॉर्म किया जा रहा है वो कैसा है, राइट, वो रिस्की बिजनेस है, वो लीगल बिजनेस है, वो इलीगल बिजनेस है, वो कैसा बिजनेस है, उस चीज पर ध्यान देना। उसके बाद में लोकेशन क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर देखना जरूरी हो जाता है, सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट की जाती है एक कस्टमर की प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। Then customer identification is required to be done in following cases। अब कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन इन फॉलोइंग केसेस में जो है करना होता है। क्या क्या केसेस हैं, while opening an account or establish an account based relationship, जब भी अकाउंट खुलवा रहे हो या कोई भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप अगर है बैंक के साथ में, तो क्या करना है, तो जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है जरूरी है, राइट। हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में अब अगर हम लोग अकाउंट खुलवाने जाते हैं, या एज ए बैंकर आप भी देखते हो कि अगर आपके पास में कोई भी अकाउंट खुलवाने आता है तो आप उसकी आइडेंटिटी जो है वो जरूर वेरीफाई करते हो। अब आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी जो है एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो कार्ड है वो ले लेते हो, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह ले लिया। अब उसमें जो है आप आधार कार्ड भी ले रहे हो, आप बायोमेट्रिक जो है वेज से भी क्या करते हो, आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, राइट। सो ये जो वेरिफिकेशन है ये अब बहुत ही ज्यादा कंपलसरी बन गया है, इसके बिना जो है अकाउंट्स ओपन नहीं किए जा सकते हैं।
अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर्स फॉर नॉन अकाउंट होल्डर, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स अगर अंडरटेक किए जा रहे हैं कोई नॉन अकाउंट होल्डर के लिए, तो उस चीज के लिए भी जो है पूरी वेरिफिकेशन जरूरी है। ये इस चीज को चेक करने के लिए कि कहीं हम टेररिज्म को तो जो है प्रवोक नहीं कर रहे हैं, या कोई भी जो है ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें ही दिक्कत हो जाए, राइट। तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो जरूरी है। इफ अ डाउट अराइजेस अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कस्टमर और एडिक्वेसी और करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, अगर जो है कभी भी डाउट अराइज हुआ, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है अगर उससे लेकर भी कभी भी डाउट अराइज हुआ, एकदम से जो है रेंडमली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक अकाउंट में, बहुत हाई जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में डाउट अराइज होता है कि ये हो क्यों रहा है, क्या दिक्कत है, राइट। तो ऐसे केसेस में भी क्या किया जा सकता है, वापस जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। सेलिंग एनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स फॉर वैल्यू ऑफ ओवर 50,000, अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ओवर 50,000 की, तो भी जो है ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें कि आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। उसके अलावा और क्या केसेस हैं, कैरिंग आउट अ ट्रांजेक्शन और सीरीज कंडक्टेड ट्रांजेक्शन वैल्यूइंग ओवर 50,000 फॉर अ वॉक इन कस्टमर, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक कस्टमर एक टाइम पर जो है 50,000 से ज्यादा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि ऐसा जो है नॉर्म्स है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक ही दिन में 10,000 का ट्रांसफर, देन 20,000 का ट्रांसफर, देन 20,000 का ट्रांसफर, देन 30,000 का ट्रांसफर। तो हम देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, एक दिन में नहीं भी किए जा रहे हैं। अगर हर एक दिन वो ये चीज कर रहा है तो भी वो देखा जा रहा है कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं जो कि 50,000 के ओवर जा रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, इसे चेक करने के लिए भी जो है आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाएगा। When there is a doubt that a customer account based or walk-in is intentionally structuring transactions below the threshold of 50,000, जब ये डाउट हो कि जो भी कस्टमर है वो जो है वो इंटेंशनली 50,000 के बिलो रख रहा है उसका जो ट्रांजेक्शन है उसे, ताकि उससे क्वेश्चन ना किया जाए। अगर ऐसा कोई डाउट अराइज होता है तो भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो फिर से किया जाएगा, ठीक है, फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर और फॉर द वॉक इन कस्टमर। अगर ये डाउट हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपना जो भी ये ट्रांजेक्शन है ये जानबूझ करके 50,000 से नीचे रख रहा है, उस केस में भी जो आइडेंटिफिकेशन फिर से किया जाएगा, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट, अब जो इसका थर्ड वाला है दैट वाज रिस्क मैनेजमेंट, ये देखते हैं। So customers will be classified into 3 risk categories, namely high, medium and low risk categories based on the risk perception of the concerned bank, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हो जाएगी आपकी, हाई, लो एंड मीडियम वाली, ठीक है। The parameters to be considered for risk categorizations are, क्या पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर रिस्क कैटेगराइज की जाती है, ये देखते हैं। कस्टमर्स आइडेंटिटी, कितनी इजीली एक बैंक जो है वो वेरीफाई कर पा रही है कस्टमर की आइडेंटिटी को, उतना ही जो है वो लो रिस्क हम उसे मानेंगे। जितना हमें जो है उस चीज में ज्यादा घुसना पड़ रहा है, जो बैंक है उसे ज्यादा जो है देखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कीनली देखना पड़ रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में, तो ये चीज समझ में आती है कि ये मीडियम या हाई रिस्क कस्टमर बनेगा, ठीक है। The ability to confirm identity documents through online or other services offered by issuing authorities may also be factored in. Social and financial status, एक पर्सन का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस और एक्टिविटी, क्या नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, बहुत ही ज्यादा अगर वॉलेटाइल दैट इज रिस्की अगर बिजनेस है तो उस पर्सन या उस कस्टमर को क्या माना जाएगा, हाई रिस्क में माना जाएगा। अगर जो है जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो काफी जो है स्टेबल बिजनेस अगर है तो ऐसे केसेस में उसे जो है लो रिस्क में कंसिडर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स बिजनेस एंड देयर लोकेशन एक्सेट्रा, ठीक है, एक क्लाइंट का क्या बिजनेस है, उसकी क्या लोकेशन है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन।
Then risk categories for some typical customer profiles are indicated here for illustration purposes. ठीक है, risk categories कुछ typical customer type के लिए, profiles के लिए कुछ इन illustrations के through define की गई है. देख लेते हैं क्या है. Individuals other than high net worth individuals and entities whose identities and sources of wealth can be easily identified and transactions whose accounts by and large confirmed to be known प्रोफाइल में भी कैटेगराइज्ड एज लो रिस्क. ठीक है, तो लो रिस्क में किसे लेंगे हम? इंडिविजुअल्स को. दैट मीन्स कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है, इंडिविजुअल्स है. मैं अकेली पर्सन जो हूं, मैं जाकर अपना अकाउंट खुलवा रही हूं, तो मैं एक लो रिस्क प्रोफाइल में आने वाली हूं. ठीक है, इफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं हूं तो दैट मीन्स मेरी जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा अगर नहीं है, मेरी जो इनकम है अगर वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं लो रिस्क में आने वाली हूं. बट वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है वो आपके लो रिस्क कैटेगरी में नहीं आते हैं. ठीक है, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी आइडेंटिटी, जिनका सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत ही इजीली आपको पता चल जाता है, बहुत ही इजीली जो है आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, तो ये लो रिस्क प्रोफाइल्स में आते हैं. देन कस्टमर्स लाइकली टू पोज अ हायर देन एवरेज रिस्क टू बैंक शुड बी कैटेगराइज्ड एज मीडियम और हाई रिस्क. ठीक है, अब जो लोग इसमें नहीं आ रहे हैं वो या तो जो है आपकी मीडियम रिस्क में आएंगे या हाई रिस्क में आएंगे. ठीक है, तो ऐसे सारे लोगों को जो है या ऐसे सारे जो अकाउंट्स है, प्रोफाइल्स है, वो मीडियम और हाई रिस्क में आते हैं. These could be customers engaged in cash intensive businesses with high turnover, say jewelers, petrol pumps, etc. ठीक है, तो इनमें क्या आ गए? वो इंडिविजुअल्स जो कि बहुत ही ज्यादा कैश इंटेंसिव बिजनेसेस में जो है डील करते हैं, जैसे कि ज्वेलरीज हो गई, पेट्रोल पंप्स हो गए, ये सारी चीजें. ठीक है, दैट मीन्स एकदम से मार्केट अप गया तो इनके पास जो है क्या हो गया, इनके पास जो इनकी जो इनकम है वो बहुत हो गई एक दिन की, एकदम से मार्केट डाउन चला गया तो ये सारी जो चीजें वो चली गई. राइट, तो ये जो है जो कि बहुत ज्यादा कैश इंटेंसिव बिजनेसेस में डील करते हैं, ऐसी जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर किस चीज की दिक्कत होती है? वहां पर जो है ये रिस्क ज्यादा होता है. ऑल राइट, then review of risk categorization of customers should be carried out at periodically for not less than once in 6 months. ठीक है, जो रिस्क कैटेगराइजेशन है कस्टमर्स का वो पीरियोडिकली देखते रहना पड़ता है एक बैंक को, और एक बैंक को जो है उसके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनमें भी जो ये रिस्क कैटेगराइजेशन है इसे बार बार जो है एटलीस्ट एवरी 6 मंथ जो है क्या करना चाहिए? रिव्यू करते रहना चाहिए. ठीक है, नाउ री केवाईसी. व्हाट इज री केवाईसी? अब देखो सिंपल सी चीज है, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, मैंने जब अकाउंट खुलवाया तो मेरा क्या हुआ होगा? केवाईसी हुआ. ठीक है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे गए. अब री केवाईसी इज व्हाट? वही सेम अकाउंट के लिए मेरा फिर से जो है केवाईसी होना. ठीक है, वेरियस जो प्रॉपर जो पूरी केवाईसी पॉलिसी है उसके थ्रू फिर से एक और बार केवाईसी होना, दैट इज नोन एज री केवाईसी. अब ऐसा क्यों होगा और कब होगा, तो ये चीज देखते हैं. Full KYC exercise will be required to be done at least every 2 years for higher risk individuals and entities, at least every 10 years for low risk, and at least every 8 years for medium risk individuals and entities. ठीक है, वो सारी इंडिविजुअल्स, वो सारी एंटिटीज, या हम बोले वो सारी प्रोफाइल्स जो कि हाई रिस्क के अंडर आती है, उसमें एटलीस्ट एवरी 2 years. ठीक है, मतलब कि 2 साल में, हर 2 साल में जो है आपका क्या होना है? री केवाईसी वापस होना है. ठीक है, दैट मीन्स केवाईसी फिर से होना है, जैसे हम री केवाईसी कहते हैं. जो लो रिस्क कस्टमर्स है उनका एवरी 10 ईयर जो है री केवाईसी करना होता है, एंड फॉर मीडियम कस्टमर्स एवरी 8 years ये चीज करनी होती है. ठीक है, तो इस वे से जो है जो रिस्क कैटेगराइज की है आपने, उससे आपको जो है एवरी जो एक इक्वल जो हमारा पीरियोडिकली जो इंटरवल्स हैं उनमें पता लगता रहेगा कि एक कस्टमर या एक जो एंटिटी है वो सही चल रही है नहीं, कितनी रिस्क बढ़ी, कितनी रिस्क कम हुई, या जो है बहुत ज्यादा कोई रिस्की चीज तो नहीं देखने को मिल रही है, या कुछ गलत चीज तो नहीं हो रही है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं से भी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है. इन सब से बचने के लिए जो है री केवाईसी किया जाता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लो रिस्क में नहीं होगा, लो रिस्क में भी होगा, दैट वुड बी एवरी 10 year, फॉर मीडियम रिस्क एवरी 8 year, एंड फ्रॉम हाई रिस्क एवरी 2 year. ठीक है, फिर आगे चलें. यूसीआईसी
व्हाट इज दिस यूसीआईसी? यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। यूसीआईसी का फुल फॉर्म होता है दैट इज यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। ये एक यूनिक कोड होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है दैट इज गिवन टू एवरी इंडिविजुअल। मेरा अलग है, आपका अलग है, राइट। तो जो हमारा कोड है उससे हमें क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो है कोई भी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। ये जो रिस्क है इससे बचने के लिए यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जो है ये दिया जाता है टू एवरी कस्टमर, ठीक है। The increasing complexity and the volume of financial transactions necessitate that customer do not have multiple identities within a bank, across the banking system and across the financial system, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं, अब मतलब कि अब तो हम यही बोलेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बढ़ गया है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बहुत बढ़ गए हैं। आज की डेट में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, बहुत ही रेयरली ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल हमारा सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा क्या हो गया है? बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए। अब अगर ऐसे केस में एक पर्सन के अलग अलग जो है आइडेंटिफिकेशन होंगे तो एक पर्सन को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो एक पर्सन को इजीली ट्रेस कर सके, एक पर्सन जो है वो कोई भी काइंड ऑफ की जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है कोड दिए जाते हैं कस्टमर्स को, ताकि पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में या पूरे फाइनेंशियल मार्केट में जो है ये लोग जो है कोई भी काइंड ऑफ डुप्लीकेसी ना हो, कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज ना हो, और पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें ये लोग जो है ये प्रॉपरली वर्क करे विथ वन आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। So to achieve this objective, a unique identification code for each customer has to be allotted. The unique customer identification code, that is UCIC, will help banks to identify customers, track the facilities availed by them, monitor their financial transactions in a holistic manner, and enable banks to have a better approach to risk profiling of customers, ठीक है। तो ये जो UCIC है, दैट इज यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड है, ये किस चीज में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा कि जो बैंक है वो प्रॉपरली ट्रैक कर सके जो सारी फैसिलिटीज अवेल की गई है एक पर्सन के थ्रू, जो वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उन्हें मॉनिटर किए जा सके, जो हर एक बैंक है उन्हें एक बेटर अप्रोच मिलेगा रिस्क प्रोफाइलिंग करने में, ठीक है। एक कस्टमर की जो रिस्क है वो चीज देखने में कि एक कस्टमर कितना रिस्की है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जो है ये चीज लेकर आई गई है कि हर एक कस्टमर की अपनी अपनी एक एक यूनिक आइडेंटिटी हो। ऑल राइट, आई गेस ये चीज भी क्लियर है। फिर चलते हैं आगे, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस। अब एक कस्टमर का जो है प्रॉपरली क्या करना है, पूरा एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें या क्या क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, राइट। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले है आपके फॉर इंडिविजुअल्स। सो फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप and from an individual who is beneficial owner, authorized signatory or the power of attorney holder related to any legal entity customer, ठीक है। एक कस्टमर या हम बोले एक इंडिविजुअल जो है वो उनसे जो है क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अब देखो, एक इंडिविजुअल खुद भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है, कोई बेनिफिशियल भी हो सकता है उसके प्लेस पर जो कि उसके बिहाफ में वर्क कर रहा है। तो ऐसे केस में एक जो इंडिविजुअल है उसके लिए भी ये सारी चीजें चाहिए जो कि अभी हम लोग आगे देख रहे हैं क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जो बेनिफिशियली है उसकी भी जरूरत है, उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है भाई, बेनिफिशियली वाली, या फिर हम ये बोले बेनिफिशियरी तो हमारे बिहाफ में वर्क कर रहा है, हमारे कहने पर वर्क कर रहा है, लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपने किसी को दी है दैट मीन्स कि आपने जो है अपना पूरा जो काम है वो उसको दे दिया कि आपको जैसा लगे आप कर लो अपने हिसाब से, आपको पावर है, आप खुद अपने एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इन सब में ये जो सारे होल्डर्स हैं उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दैट इज OVD
कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ हिज आइडेंटिटी एंड एड्रेस, ठीक है, एक सर्टिफाइड कॉपी होना किसी भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की। नाउ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये चीजें क्या है, दीज आर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये ऑफिशियली चीजें वैलिड हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये वैलिड हैं, ये माने जाएंगे, ठीक है। वन रीसेंट फोटोग्राफ, एक रीसेंट फोटोग्राफ होना, ये नहीं 10 साल पुरानी फोटोग्राफ दे दी, 10 साल पुराने हम बहुत अलग दिखते हैं, आज की डेट में हम बहुत अलग दिख रहे हैं, तो एक रीसेंट फोटोग्राफ की जरूरत होगी। द परमानेंट अकाउंट नंबर और फॉर्म नंबर 60 एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स रूल 1962, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, दैट इज पैन नंबर चाहिए, ठीक है, इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 चाहिए होगा, जो कि इनकम टैक्स रूल्स में गिवन है ऑफ द ईयर 1962, ठीक है। Then such documents pertaining to the nature of business or financial status specified in KYC policy of the bank concerned। अब ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि बैंक की जो प्रोसेस है उसमें अगर दिया हुआ है कि आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आपको वो सबमिट करना होगा केवाईसी के लिए, ठीक है। अब ये चीज डिफर कर सकती है बैंक टू बैंक, कि कुछ बैंक में आपको जो है केवाईसी के लिए ये भी चाहिए, कुछ में आपको नहीं चाहिए, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि एक बैंक की क्या पॉलिसी है, ठीक है। तो अगर बैंक अपने एंड से भी कुछ मांग रहा है तो आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक। देन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज ओवीडी, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं वही हम लोग देख लेते हैं फिर से। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी नोटिफाइड एज ओवीडीज फॉर केवाईसी पर्पसेस: passport, driving license, proof of possession of Aadhaar card, the voters identity card issued by the Election Commission of India, ठीक है, ये चार तो बहुत ही क्लियरली आप लोगों को भी पता है। इसके अलावा जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा ड्यूली साइन बाय एन ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है, कोई भी जो है नरेगा का अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसके पास में जॉब कार्ड जो है वो भी उसकी एज अ आइडेंटिटी माना जाएगा, बट वो कार्ड जो वो साइंड होना चाहिए किसके थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। लेटर्स इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेसेस, ठीक है, लेटर जो कि किसने इशू किया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में से जो लेटर है वो अगर इशू किया जाए एक जो पर्सन है उसके नेम एंड एड्रेस से रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज भी आप ओवीडी में यूज कर सकते हो, दैट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने जा सकते हैं। नाउ अपडेटेड एड्रेस, अब ये होता है कि जो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, बहुत ही मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, तो इनका जो है एड्रेस भी चेंज होता रहता है, राइट, दे डोंट हैव अ परमानेंट एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है ये चेंज अगर हुआ है तो वो चीज अपडेट होनी चाहिए आपके जो वेरियस ये बैंक अकाउंट वगैरह है इनमें, राइट। तो ये जो अपडेटेड एड्रेस है इसके लिए क्या करना है, अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो उसके लिए क्या चीज करनी होगी वो देखते हैं। So for the limited purpose of address, in case of any aforesaid documents does not have updated address of a customer, following are considered as OVD, ठीक है। अब मान लो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अपडेटेड एड्रेस है, जो रीसेंट एड्रेस है, वो आपके पुराने वाले जो भी मतलब कि जो भी आपने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में देखा उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका रीसेंट वाला अगर एड्रेस नहीं है तो फिर ऐसे केस में आप एड्रेस प्रूफ के लिए क्या यूज कर सकते हो। यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन 2 months ओल्ड ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन्स, पाइप्ड गैस, वाटर बिल, ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ यूटिलिटी बिल दैट इज जो वेरियस बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये कोई भी बिल आना, ठीक है, तो उस पर आपका प्रॉपर एड्रेस होता है, नाम होता है, तो उससे जो है एड्रेस पता चल सकता है कि आपका रीसेंट एड्रेस ये है, ऑलराइट। और ये जो यूटिलिटी बिल है ये 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड नॉट बी ओल्ड देन 2 months। प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट है तो वो भी यूज की जा सकती है। पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स इशूड टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इफ दे कंटेन द एड्रेस, ठीक है, अगर जो पेंशन और फैमिली पेंशन है इनमें अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो वो चीज भी यूज की जा सकती है फॉर अपडेटेड एड्रेस, ठीक है। अब उसमें अगर एड्रेस कंटेन्ड है, उसमें एड्रेस अगर है ऑलरेडी तो ही उसे यूज किया जाएगा। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय,
अब इसके अलावा और क्या देख सकते हो आप, लेटर जो आपका अपडेटेड एड्रेस है उसमें कोई भी जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट किस चीज का, अकोमोडेशन का, जो कि एम्प्लॉयर ने इशू किया है, अब वो एम्प्लॉयर इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आपको जिसने काम दिया है अगर वो कोई लेटर ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दे और अगर वो काम देने वाला इनमें से कोई है तो आप उसे भी एज एन एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हो। That is state government or central government department, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. That means जो भी official entities हैं, जो कि रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, जिन्हें कि हम मानेंगे कि ये जो है ये बिल्कुल बाय लॉ चल रही हैं, अगर वो जो एम्प्लॉयर्स हैं या वो जो एंटिटीज हैं वो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे भी आप किसके वे में यूज कर सकते हो, योर एड्रेस, अपडेटेड एड्रेस के वे में यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हो, एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो। Then however, where any of these documents is obtained for address purpose, within 3 months an OBD with current address must be submitted by the customer, ठीक है। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपने एट प्रेजेंट तो एड्रेस पर्पस के लिए क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक OBD जो है वो प्रोवाइड करना होता है, दैट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना होता है आपके अपडेटेड एड्रेस के साथ में, ठीक है। In case of a foreign national where the OBD does not contain address, a document issued by government department of the foreign jurisdiction containing address and a letter issued by foreign embassy or mission in India shall be accepted as proof of address, ठीक है। अगर कोई फॉरेन नेशनल है जहां पर OBD में आप एड्रेस, अपडेटेड एड्रेस को नहीं बोल सकते या जिसमें OBD में जो है एड्रेस कंटेन्ड नहीं है, तो ऐसे केस में एक डॉक्यूमेंट जो कि किसने इशू किया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने ऑफ द फॉरेन जुरिस्डिक्शन, या फिर कोई भी फॉरेन एम्बेसी ने जो है एक डॉक्यूमेंट अगर इशू करके दे दिया आपको, या कोई भी मिशन इन इंडिया जो है उन्होंने कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जिसमें कि जिसे कि एज एन प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसे केसेस में जो है OBD में एड्रेस कंटेंट होता नहीं है, तो अब क्या किया जाए, तो इस केस के लिए सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देन चेंज इन नेम, अगर नेम चेंज हो जाए तो where there has been a change in name and OBD with previous name along with the marriage certificate or the gazette notification indicating the change in name can be accepted, ठीक है। अब change in name, आपका जो नेम है वो चेंज हो गया, ठीक है, जैसे कि हम बोल दें कि साक्षी विश्नोई, अब फिर वो चेंज हो गया, ठीक है, आगे जो है आफ्टर मैरिज वो नेम चेंज हो गया, आपका लास्ट नेम जो है उसमें और ऐड हो गया या वो चेंज हो गया, तो इस वे में आपका जो OBD है उसमें भी तो चेंज होगा, राइट। अदरवाइज वो चीज फिर जो है आपके लीगल टर्म्स में आएगी नहीं, या फिर जो है आप बाद में भी अगर इसी नेम से सारी चीजें टेक ओवर कर रहे हो तो वो चीज और अलग हो जाती है। बट इसमें जो भी चेंज होता है वो आपको किस में शो करना पड़ेगा, आपके OBD में वो चीज शो करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए भी जो है क्या करना है, इसके लिए भी आपको पूरा अपडेटेड OBD वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो OBD विद प्रीवियस नेम अलॉन्ग विद मैरिज सर्टिफिकेट, आप प्रीवियस नेम वाला जो OBD है दैट इज आपका जो पुराना वाला OBD है वो दे दो, साथ ही साथ एक मैरिज सर्टिफिकेट दे दो, तो ये चीज जो है ये एक्सेप्ट की जा सकती है कि ठीक है इस वे से जो है नेम चेंज हुआ है, ऑल राइट। देन आधार बेस्ड KYC, अगर कोई भी आधार बेस्ड KYC होता है तो उसमें क्या चीज हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर देखते हैं। फॉलोइंग नॉर्म्स आर एप्लीकेबल वेयर आधार कार्ड इज यूज्ड फॉर KYC पर्पस, अगर आधार कार्ड यूज कर रहे हो KYC पर्पस के लिए तो कुछ ये नॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। आधार नंबर कैन बी यूज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर, आधार नंबर को कब यूज किया जाएगा, एक कस्टमर के कंसेंट के बाद ही जो है आधार नंबर को यूज किया जाएगा। अगर एक कस्टमर अपना आधार नंबर नहीं देना चाहता है तो उसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप आधार नंबर प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर एक कस्टमर कोई और जो है कोई और डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ, ये एज अ जो है वेरिफिकेशन के लिए अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी बैंक जो है वो फोर्स नहीं करेगी कि आप आधार नंबर ही दो या आधार कार्ड ही दो, ठीक है।
आधार नंबर मस्ट बी रिडैक्टेड ऑन द बैंक्स रिकॉर्ड फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिटेनिंग ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स। ठीक है, जो आधार नंबर है वो कैसे लिखा जाएगा, जो बैंक के जो रिकॉर्ड्स है उसमें फिजिकल रिकॉर्ड्स में लिखो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में लिखो, लेकिन उसे कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस वे में, स्टार्टिंग के सारे नंबर्स पर ऐसे ऐसे क्रॉस हो जाता है और लास्ट के जो 4 नंबर्स है वो दिखाए जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, मान लो किसी आधार नंबर में जो लास्ट के 4 डिजिट्स है वो ये है, तो स्टार्टिंग के सारे जो है ऐसे क्रॉस कर दिए जाएंगे, दैट इज वो शो नहीं होंगे एंड लास्ट में दिखेगा। कई बार आप देखते होगे कि कुछ आप सबमिट कर रहे हो या ऐसे कोई बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास में कभी ईमेल आता है, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर कैसे लिखा होता है, कुछ इस वे में लिख देते हैं और लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो दिखा दिए, राइट। तो इस वे से जो है आधार नंबर जो है वो शो किया जाएगा या वो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा बैंक के। ऑल राइट, देन where Aadhaar based KYC has been done, there is no need of obtaining any other OBD। अगर आधार बेस्ड KYC है तो कोई भी और OBD that is officially valid document की जरूरत नहीं है। अगर आधार बेस्ड है that means आधार कार्ड is sufficient, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, where the customer declares the desire of receiving into the account any benefit or subsidy under any notified scheme, Aadhaar number must be obtained and authenticated using biometric eKYC authentication facility. Under this method, demographic details and photograph are provided by the UIDAI. If for reasons of illness, injury, etc., this is not feasible, then offline verification of Aadhaar number be done, else a certified copy of any OBD may be obtained recording the reasons for doing so। ठीक है, अगर एक कस्टमर डिक्लेयर करता है किस चीज का, एक डिजायर ऑफ रिसीविंग कोई भी काइंड ऑफ बेनिफिट या सब्सिडी उसके अकाउंट में, तो ऐसे केस में जो है आधार नंबर ऑब्टेन करना जरूरी है। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक पर्सन चाह रहा है कि उसके अकाउंट में कोई भी काइंड ऑफ जो बेनिफिट है, कोई भी काइंड ऑफ जो सब्सिडी है वो आए, तो इसके लिए आधार नंबर देना जरूरी है और एक बैंक के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो आधार नंबर ले। ठीक है, आधार कार्ड जो है वो ले। ठीक है, और आधार कार्ड से ही क्या किया जाए, केवाईसी किया जाए। आधार नंबर जो है वो ऑब्टेन किया जाएगा और ऑथेंटिक उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक की जाएगी यूजिंग दी बायोमेट्रिक ई केवाईसी, दैट इज आपकी जो आईज है वो और विथ योर थंबनेल। ठीक है, ये बायोमेट्रिक जो है इस बायोमेट्रिक ई केवाईसी के थ्रू जो है क्या किया जाएगा, जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक की जाएगी। इस मेथड के अंदर जो डेमोग्राफिक डिटेल्स और जो फोटोग्राफ है वो प्रोवाइड की जाती है बाय दी UIDAI, राइट। आपने जब आधार कार्ड बनवाया तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो है अपना थंब प्रिंट दिया था, और वो चीज़ आज भी चेक की जाती है जब हम अगर डायरेक्टली अपना थंबनेल जो है, अपना जो थंब प्रिंट है, अगर उसके थ्रू अगर वो हम दिखा देते हैं तो अपना जो पूरी डिटेल है वो आ जाती है इफ वी वांट, राइट। तो यही चीज है कि वो एक आइडेंटिफिकेशन कोड हो गया कि ये पर्सन मैं ही हूँ। ऑल राइट, अगर कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी इलनेस या इंजरी की वजह से ये अगर इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक ना हो पाए, तो ऐसे केस में ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है आधार कार्ड का, आधार नंबर का। और अगर ये भी नहीं तो इसके अलावा जो है कोई भी दूसरा जो OBD होता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले ली जाती है अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड, ताकि जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ रीजन भी बताया जाता है कि ऐसा क्यों किया गया है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीज क्लियर है। Then, where any customer voluntarily uses Aadhaar number for identification purpose, banks may carry out eKYC authentication or offline verification. Non-bank financial institutions can use offline verification method only. अगर कोई कस्टमर वॉलेंट्रीली जो है आधार नंबर यूज कर रहा है फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन पर्पस, तो ऐसे केस में जो बैंक है वो eKYC ऑथेंटिकेशन या फिर हम बोले ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो है ये कंडक्ट करेंगी, और जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी काफी होगा। ऑल राइट, फिर आगे चलें। Now accounts opened for non face to face customer
through OTP based on eKYC of Aadhaar, certain restrictions applied. Now आज की केस में क्या हो गया है, बैंक्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, कस्टमर ओरिएंटेड हो रही है, वो बिल्कुल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑन देयर फिंगर टिप्स, राइट। आज की डेट में कस्टमर को कोई भी काम है तो उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां पर है वहीं से जो है वेरियस एप्स के यूज से जो भी काम उसे करना है वो कर सकता है। आज अगर मुझे अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफर करना है तो मुझे इसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, अपना जो ऐप है उसके हेल्प से उसके जो मेरे अकाउंट है उससे मैं दूसरों के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकती हूँ, राइट। तो बैंक इस वे में जो है वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब उसी की एक सर्विस आती है कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर हो वहीं से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। दैट इज, ये क्या है, ये है आपका नॉन फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग। इसमें बैंक जो है वो आप कोई भी एक जो बैंकर है वो आपके सामने नहीं है, राइट, और फिर भी आप अकाउंट खोल रहे हो, तो इस वे में भी केवाईसी तो करना होगा, अदरवाइज ऐसे में तो जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इस वे में जो है ई केवाईसी किया जाएगा। अब ई केवाईसी कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। Aggregate balance of all the deposit accounts of the customer shall not exceed rupees 1 lakh. On exceeding the threshold, the account to be made non-operational till submission of an OBD. ठीक है, अब ऐसे केस में यह बोला गया है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो देखो कि जो एग्रीगेट बैलेंस है सारे डिपॉजिट अकाउंट का, या हम बोले कि जो पूरा एग्रीगेट बैलेंस होगा डिपॉजिट अकाउंट में कस्टमर का, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप 1 लाख के अंदर अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जो टोटल डिपॉजिट है, जो टोटल अमाउंट है वो अगर 1 लाख से अबव जाता है तो आपका जो अकाउंट है वो नो ऑपरेशनल बन जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी नॉन ऑपरेशनल अकाउंट, आप उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, वो आपका अकाउंट एक काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। कब तक ब्लॉक रहेगा, जब तक आप जो हो कोई भी ओबीडी सबमिट नहीं करते हो, ठीक है, दैट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो, तब तक आप आपके जो अकाउंट है उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं जो है वो देख सकते हो। The aggregate of all credits in a financial year in all the deposit accounts taken together shall not exceed rupees 2 lakh. जो सारे क्रेडिट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Then for borrower accounts only term loans shall be sanctioned and the aggregate amount of term loans sanctioned shall not exceed rupees 60,000 in the year, ठीक है। जो borrower account है उनमें term loans sanction किए जाएंगे, और जो term loan है that means आप एक टाइम पर इतना लोन जो है वो लोगे तो वो 60,000 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी आपकी restriction है। Then both deposit or borrower accounts shall not be allowed for more than 1 year within which normal mode identification is to be done. जो भी आपका डिपॉजिट या बोरोवेल अकाउंट है, दोनों ही अकाउंट जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकते अगर जो है आपका नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन नहीं आपने प्रोसेस जो है वो पूरा किया हो तो, ठीक है। दैट मीन्स 1 साल का टाइम है, आप 1 साल में जो है कभी भी बैंक में जाओ और अपना जो आइडेंटिफिकेशन है, अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीटली जो है वो कंप्लीट कर लो, और अगर ऐसा कर लेते हो तो आपका जो अकाउंट है वो ऑपरेशनल रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो 1 साल के बाद में आपका जो अकाउंट है वो ऑपरेशनल नहीं रहेगा, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। A declaration to be obtained that no other account using this mode has been opened nor will be opened at any other financial institution और बैंक, एक डिक्लेरेशन भी जो है वो ऑब्टेन करना होगा कि इस काइंड का अकाउंट आपने जो है कहीं पर भी ओपन नहीं करके रखा है पहले से, ना ही आप ओपन करोगे कहीं पर भी किसी भी दूसरी बैंक में, किसी भी जो है इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। ये डिक्लेरेशन देना भी जरूरी है। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस वाज नॉन फेस टू फेस जो है अकाउंट, ठीक है। जो बैंकर है उसने आपको नहीं देखा, जो बैंकर है उसने आपसे बात नहीं करी, उसने आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो नहीं देखा, आप एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हो या नहीं करते हो ये चीज एक बैंकर को नहीं पता है, राइट। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए या फिर इनकी वजह से कोई भी काइंड ऑफ का जो है प्रॉब्लम या रिस्क से जो बचने के लिए जो है ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लगाए गए हैं। ऑल राइट। देन स्मॉल अकाउंट्स। अब स्मॉल अकाउंट्स क्या है,
फॉर इंडिविजुअल्स नॉट हैविंग एनी ओबीडी स्मॉल अकाउंट्स कैन बी ओपन। अगर कोई इंडिविजुअल है जिनके पास में कोई भी ओबीडी नहीं है, दैट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो ऐसे केस में स्मॉल अकाउंट्स जो है वो ओपन किए जाएंगे। अब स्मॉल अकाउंट्स के जो फीचर्स है ये क्या है? They are opened based on the customer's declaration about identity, self-attested photograph and address to be given in the presence of designated bank official। ठीक है, तो जो स्मॉल अकाउंट है वो ओपन किया जाता है किस बेसिस पर? एक कस्टमर के खुद के डिक्लेरेशन पर। ठीक है, एक कस्टमर जो है वो खुद डिक्लेयर करेगा अपनी आइडेंटिटी, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाएगा, मतलब कि एक कस्टमर खुद बोलेगा कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरी ये फोटोग्राफ है, मैं ऐसा दिखता हूँ और मेरा ये एड्रेस है, प्रॉपरली साइंड। ठीक है, और ये जो साइन करना है ये किसके बिहाफ में करना है? नॉट बिहाफ, किसके जो है आईज के सामने करना है? जो बैंक डेजिग्नेटेड बैंक ऑफिशियल है उनके सामने। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी जो पर्सन है उसके सामने आपने बोल दिया कि हाँ ये मैंने जो है सेल्फ अटेस्ट करके दे दिया, नहीं, जो बैंक ऑफिशियल है, ठीक है, उन्हीं के सामने आपको ये करना होगा। ऐसा नहीं कि आप घर से जो हो साइन कर ले आए, ये लीजिए हमने जो है कर दिया, ये नहीं होगा। सेल्फ अटेस्टेड है, ठीक है, लेकिन आप उनके सामने बैंक में बैठकर जो है साइन करोगे। ठीक है, बैंक में बैठकर नहीं भी करोगे तो कोई बैंक ऑफिशियल आपके पास में आया हुआ है उसके सामने, उसकी आंखों के सामने आप साइन करोगे। ऑल राइट, अ स्मॉल अकाउंट इज सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस। स्मॉल अकाउंट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो देखते हैं। एग्रीगेट क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर डू नॉट एक्सीड ₹1 लाख। जो एग्रीगेट क्रेडिट है, जो पूरे ईयर में जो क्रेडिट, दैट इज जो अमाउंट बैंक में आया है, आपके अकाउंट में आया है, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ डू नॉट एक्सीड ₹10,000। जो एग्रीगेट विड्रॉल है और जो ट्रांसफर है एक मंथ में, वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹50,000। कभी भी जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंक में। ठीक है, द कस्टमर शुड प्रोवाइड ओबीडी विद इन 12 months और एविडेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर एन ओबीडी बेस्ड ऑन विच कैन बी कंटिन्यूड फॉर अनदर 12 months। ठीक है, 12 months के अंदर ओबीडी आपको प्रोवाइड करना है, या फिर कोई भी जो है एक एविडेंस ऑफ एप्लीकेशन जो है ओबीडी की वो प्रोवाइड करना है। अगर आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हो तो ये नेक्स्ट 12 months के लिए और क्या हो जाएगा, और जो है आपका अकाउंट चलता रहेगा। ठीक है, देन फॉर सोल प्रोप्राइटरी फर्म्स। ठीक है, अब फर्स्ट वाला हमने देखा किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वाला इंडिविजुअल्स अपना कंप्लीट हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल को अकाउंट खुलवाना है तो उसे क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ये देने पड़ेंगे और बैंक को क्या क्या नॉर्म्स जो फॉलो करने पड़ेंगे। अब बी वाला आता है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म। ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटरी अगर फर्म है तो उसे क्या क्या जो है सारी चीजें करनी है। CDD of the individual, that is proprietor, shall be carried out and in addition any two of the following documents be obtained। CDD का मतलब customer due diligence। ठीक है, तो एक जो भी CDD है वो इंडिविजुअल का, दैट इज जो भी प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, ओके, उसका प्रॉपर जो पूरा अभी तक हमने देखा वो सारा आइडेंटिफिकेशन होना, प्रॉपर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो है वो प्रॉपर जो है कंप्लीट होना, ये सारी चीजें हमने देखी थी अभी। उसके अलावा उसके एडिशन में अब जो हम देख रहे हैं नीचे, इनमें से कोई भी 2 सर्टिफिकेट जो है ये प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, तो मतलब कि वो भी करो और एडिशन में ये भी करो। क्या क्या चीजें हैं? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट और लाइसेंस इशूड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न, CST, VAT, GST सर्टिफिकेट प्रोविजनल एंड फाइनल, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज। इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है वो देखते हैं कि कौन सा है। इतने तो आएंगे, आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एकदम, ये तो इजी वाला है कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, इनके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो है वो भी देख लेते हैं। इन सब में से आपको कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने होंगे फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, IEC, that is Importer Exporter Code, issued by the proprietary concern by the office of DGFT or license certificate of practice issued in the name of propriety concerned by any professional body incorporated under the statute। What is DGFT? DGFT क्या है? इसके बारे में अगर हम लोग जान ले तो हमें जो है
इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। सो डायरेक्टरेट जनरल of Foreign Trade, that is DGFT, provides a complete searchable database of all exporters and importers of India. The search can be completed only if full IEC code and first 3 letters of company name are entered. ठीक है, तो DGFT जो है वो प्रॉपर क्या करते हैं, वो पूरा जो है एक सर्च डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सारी जो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर है इंडिया के उनके, तो अगर एक जो सोल प्रोप्राइटी फर्म है वो अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस में है तो IEC जो कोड है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। IEC कोड अगर फुल प्रोवाइड किया गया है और जो फर्स्ट 3 लेटर्स है कंपनी के, इनकी हेल्प से जो पूरा डेटा है वो निकल सकता है, तो IEC कोड भी जो है वो एक सोल प्रोप्राइटी फर्म प्रोवाइड कर सकती है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एक सोल प्रोप्राइटी फर्म को प्रोवाइड करने होते हैं, वो इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। एक तो इंडिविजुअल का प्रॉपर जो पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो होगा, इसके अलावा इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स जो है ये जो है सबमिट करने पड़ेंगे। ऑल राइट, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है। Then complete income tax, not just the acknowledgement in the name of sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated, acknowledged by the income tax authority। तो कंप्लीट जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी जो है ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है एक सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, देन यूटिलिटी बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा। In case the bank is satisfied that it is not possible for a customer to furnish 2 documents, it may accept 1 document and carry out field verification and satisfy itself that the business is carried out from the given address। ठीक है, तो इसके अलावा ये मतलब कि उनके अलावा ये 2 और ले सकते हो आप, यूटिलिटी बिल्स एंड कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न। अब अगर जो बैंक है वो सेटिस्फाई हो जाए, मान लो कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर है वो 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है और जो बैंक है वो सेटिस्फाई हो जाए कि ठीक है आप 1 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो, 1 डॉक्यूमेंट के लिए हम जो है फील्ड विजिट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है एड्रेस आपका सही है, आपकी जो फर्म है वो एक्चुअल में है या नहीं है, ये हम खुद जो है फील्ड विजिट करके देख लेंगे। तो ऐसे केस में जो सोल प्रोप्राइटर है वो एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करके एंड जो बैंक है उसके सेटिस्फैक्शन की हेल्प से जो अकाउंट है वो ओपन कर सकता है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को क्या इसमें सब कुछ हुआ। एक इंडिविजुअल के खुद की सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है कोई भी सोल प्रोप्राइटर फर्म जो है, तो इस केस में जो बैंक है वो फील्ड विजिट करके और चेक करती है कि सारी जो चीजें गिवन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर वाला कंसेप्ट है वो भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर चलते हैं आगे। नाउ फॉर कंपनीज, अब कंपनीज को क्या क्या जो है अपने KYC पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर कोई कंपनी का अकाउंट खुलवाना है बैंक में तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स ये सारे जो है सबमिट करने होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट मीन्स जो सारे कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली वही जो है यहाँ पर सबमिट करने रहेंगे। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पावर ऑफ अटॉर्निटी granted to its manager, officers or employees to transact business on its behalf. Then documents as specified above of the manager, officer or employees as the case may be holding an attorney to transact on the company's behalf. ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पेन कार्ड नंबर जो है कंपनी का वो। इसके अलावा जो भी पर्सन एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी क्या करने वाला है, एक्ट करने वाला है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए, जो भी पर्सन है वो। इसके अलावा सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्निटी है वो ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ, इसका पूरा जो है रेजोल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स जो कंपनी के सारे मेन लोग हैं वो जो है पूरा क्या बताएंगे कि हाँ इस पर्सन को हम जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, ये जो है पूरी इस कंपनी के बिहाफ पर वर्क करने वाला है।
ठीक है। देन फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या चाहिए, टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड जो है ये भी सबमिट करनी पड़ेगी, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड अबव ऑफ द पर्सन्स होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। और जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन है उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलना है तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड रहेंगे। देन फॉर ट्रस्ट, to obtain certified copies of each of the following document, certificate of registration, trust deed, permanent account number or form number 60 of trust, documents as specified above of the person holding an attorney to transact on its behalf. दैट मीन्स कि अगर हम लोग देखें पार्टनरशिप फर्म ले लो, कंपनीज ले लो, ट्रस्ट ले लो, इनका जो सारा ये प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये सब में जो है एक जो आपका सर्टिफिकेट है कि हाँ आप जो हो वर्क कर सकते हो एज अ कंपनी, एज अ पार्टनरशिप और एज अ ट्रस्ट, वो जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो दो। पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप और अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड सबमिट करो। जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी के तरह जो है एक्ट कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होंगे। तो दैट मीन्स एक काइंड ऑफ प्रोसेस जो है वो सेम ही है। फिर फॉर एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर कोई एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, दैट मीन्स वो जो है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी कंपनीज एक्ट या जो भी पर्टिकुलर वो एसोसिएशन है, वो अगर किसी एक्ट या किसी जो है एक प्रॉपर डीड के अंदर अगर नहीं उन्होंने अपने आप को जो है इनकॉर्पोरेट करवाया है, तो ऐसे केस में क्या क्या सबमिट करना रहेगा। So to obtain certified copies of each of the following documents, resolution of the managing body of such association or body of individuals, permanent account number or form number 60 of the unincorporated association or the body of individuals, power of attorney granted to transact on its behalf and documents as specified above of the person holding an attorney to transact on its behalf. अब यहाँ पर क्या एक चीज है जो नहीं आई, दैट इज जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ये अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, दैट मीन्स उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता तो वो तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बन जाता, राइट। दैट इज अनइनकॉर्पोरेटेड, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट या किसी के अंदर, ठीक है। इसी के लिए जो है यहाँ पर वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना होगा, ठीक। तो ये कुछ हमारे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के जो बाकी की मतलब जो सारे वेरियस जो काइंड ऑफ कस्टमर्स हैं उन्हें क्या क्या चीजें सबमिट करनी है वो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। सो सच इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक टू कलेक्टिवली स्टैब्लिश द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ सच एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसी में अगर कंटिन्यू करें तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है बैंक को कि वो कलेक्टिवली जो है ये पूरा जो एसोसिएशन है उसका लीगल एग्जिस्टेंस स्टैब्लिश कर पाए, तो अगर बैंक को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। Unregistered trust partnership firms shall be included under the term unincorporated association. Term body of individual includes societies, ठीक है। वही चीज की जो रजिस्टर्ड नहीं है वो किस में आ गए, आपके unincorporated associations में, ठीक। फिर for judicial persons not specifically covered above such as societies, universities and local bodies like village panchayats etc. अब जो जुडिशियल पर्सन है, जुडिशियल पर्सन है, बॉडी है जो कि अभी तक इन सब में जो हमने पढ़ा उसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या चाहिए होंगे, क्या क्या जो है सर्टिफिकेट्स या क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एक अकाउंट को ओपन करने के लिए। To obtain certified copies of each of the following documents. Documents showing name of the person authorized to act on behalf of the entity.
ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि क्या शो करेगा, नेम ऑफ द पर्सन जो कि अथोराइज्ड है पूरी बॉडी के बिहाफ में एक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी पंचायत हो गई, तो जो पंचायत है उसमें कोई पूरे के पूरे जो ग्रुप है वो तो जाकर आपका जो है बैंक अकाउंट नहीं मैनेज करने वाला है, वो क्या करेंगे, एक पर्सन को उनके बिहाफ पर ये काम दे देंगे कि भाई आप ये सारी चीजें कीजिए, ठीक है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट आपको बना के देना होगा उस पर्सन का नेम शो करते हुए कि इसे जो है पावर ऑफ अटॉर्नी है। Documents as specified above of the person holding an attorney to transact on its behalf. Such documents as may be required by the regulated entities, that is RE, to establish the legal existence of such an entity or judicial person, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है बाय दी रेगुलेटेड एंटिटीज कि वो स्टैब्लिश कर सके एक लीगल एग्जिस्टेंस इन सारे एंटिटी या जुडिशियल पर्सन के साथ में। दैट मीन्स ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक लीगल एग्जिस्टेंस स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब कि वही जो भी बैंक्स वगैरह हो गई, ऑलराइट। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर, अगर बेनिफिशियल ओनर है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सो इन केस ऑफ लीगल पर्सन हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, the beneficial owner shall be identified and all reasonable steps to verify his or her identity based on documents specified above shall be undertaken keeping in view the following, ठीक है। जो भी एक बेनिफिशियल पर्सन है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर देखें। where the customer or the owner of the controlling interest is a company listed on stock exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such companies, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि कोई लीगल पर्सन है जो कि वर्क कर रहा है, नॉट अ नेचुरल पर्सन, मतलब कि हम क्या है, हम है नेचुरल पर्सन, एंड लीगल पर्सन जैसे कि लीगली जो है बोला गया है कि हाँ ये एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे। अगर जो कस्टमर है वो ओनर है ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो जो भी कंपनी का ओनर है वो पर्सन, वो कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी जो है वहां पर लिस्टेड है, तो ये चीज नेसेसरी नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे और वेरीफाई करे जो शेयर होल्डर्स है वहां पर, उन किसी भी शेयर होल्डर्स या जो बेनिफिशियल ओनर है उस कंपनी का, उसकी जो आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर या स्टॉक एक्सचेंज की कोई भी सब्सिडरीज पर, ठीक है। In cases of trust, nominee or fiduciary accounts, whether the customer is acting on behalf of another person as trustee or nominee or any other intermediary is determined. In such case, satisfactory evidence of the identity of the intermediaries and of the person on whose behalf they are acting, as also details of the nature of the trust or other arrangements in place shall be obtained, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट या नॉमिनी का अगर हम केस बताएं या कोई भी एक फिड्यूशियरी अकाउंट है, तो इस ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में जो एक सैटिस्फैक्टरी एविडेंस है आइडेंटिटी का वो प्रोवाइड करने की जरूरत होती है ऑफ द इंटरमीडियरी, या फिर जो भी एक पर्सन एक पर्सन जो कि बाकियों के बिहाफ पर वर्क कर रहा है उसकी जो है आइडेंटिटी का प्रॉपर जो है एविडेंस एंड आइडेंटिटी का जो प्रूफ है वो देना जरूरी है, ठीक है। अगर बैंक सेटिस्फाइड है तो वो अकाउंट ओपन कर देगी, इफ बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड तो अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलें। For politically exposed person, that is PEPs, resident outside India. For politically exposed persons resident outside India, ठीक है। अब कोई भी एक politically exposed person है जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई इंडिया का पर्सन है, इंडिया का सिटीजन है, बट ही और शी इज इन दी पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए, ठीक है।
यूएसए का जो पॉलिटिकल पूरा हम बोले पूरी जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट है वो, तो ऐसे केस में अकाउंट्स कैसे ओपन किए जाएंगे उस पर्सन के, ठीक है। अब वो जो पर्सन है वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, ठीक है, बिकॉज वो जो है वो पूरा अपना जो गवर्नमेंट है, जो पूरी जो एक बोलेंगे हम रूलिंग पार्टी है या रूलिंग नॉट पार्टी, जरूरी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वही, बट जो गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हम बोलते हैं, अगर उसका पार्ट है वो, तो ऐसे केस में बैंक अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं। So politically exposed person are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in the foreign country. Example, heads of state or of government, senior politicians, senior government judicial, military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc. ठीक है, जो politically exposed person है वो क्या हो गए, वो उन individuals को बोला जाता है जो कि इंटरेस्ट, जिन पर जो है ट्रस्ट किया जाता है प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन कंट्री, और वो किसी भी इस पर्टिकुलर के अंदर हो सकते हैं। द डिसीजन टू ओपन एन अकाउंट ऑफ पीईपी एंड देयर फैमिली मेंबर्स should be taken on a senior level. Apart from establishing the identity, as in case of individuals, following measures are required. ठीक है, अब ये जो politically exposed person है, इनका अगर अकाउंट आप ओपन कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा जो है डिलीजेंस के साथ में ये चीज करनी पड़ेगी। इस पर जो है ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जो है कीनली एक एक चीजों को देखना पड़ेगा, ज्यादा जो है पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक इंडिविजुअल का अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का हम अकाउंट खोल रहे हैं तो। सो चेक ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पर्सन इन द पब्लिक डोमेन। जो पब्लिक डोमेन है उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है वो चेक करना, ठीक है। और वो जो चेक कर रहे हो उसको जो आपके पास में वेरियस इंफॉर्मेशन आएगी एज इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ, उससे क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग द पीईपी एज अ कस्टमर। क्या किस पर्टिकुलर चीज पर जो है इंफॉर्मेशन लेना है, इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है ऑन द सोर्स ऑफ फंड्स। फंड्स कहाँ से आ रहे हैं इस पर्सन के, क्योंकि हो सकता है कि कोई करप्शन कर रहा हो, कोई ब्लैक मनी को जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हो एक अकाउंट खुलवा कर, राइट। तो क्या सोर्सेज है उस फंड के, वो जो है वो चेक करना जरूरी है। अब ये ब्लैक को व्हाइट करना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है और इसी से तो बचना है, राइट। तो इसके लिए जो है जो सोर्स ऑफ फंड है ये चीज चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे ये जो आपका पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ तक जो है हमारे जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है कि वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर्स के लिए क्या वेरियस सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने होते हैं बैंक को, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है ऑफ नो योर पॉलिसी, नो योर कस्टमर पॉलिसी का, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हमने देख लिया, जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है वो देख लिया, कस्टमर की एक्सेप्टेंस देख ली। अब जो इसका लास्ट वाला एलिमेंट है दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब इस चीज को चेक करते हैं। So monitoring of transactions will be conducted taking into consideration the risk profile of the account, ठीक है। अभी जो हमने वेरियस रिस्क मैनेजमेंट देखा, तो रिस्क प्रोफाइल को देखकर जो है जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें मॉनिटर किए जाएंगे, ठीक है। दैट इज जो जितना ज्यादा रिस्की कस्टमर उतना ज्यादा जो है उसके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने की जरूरत, जितना कम रिस्की पर्सन उतना ही कम क्या रहेगा उसके जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें मॉनिटर करने की जरूरत। ऑल राइट, स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू ऑल द कॉम्प्लेक्स अनयूजुअली लार्ज ट्रांजैक्शंस एंड ऑल अनयूजुअल पैटर्न्स व्हिच हैव नो अपीरेंट इकोनॉमिक और विजिबल लॉफुल पर्पस, ठीक है। स्पेशल अटेंशन किस पर पे किया जाएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअली लार्ज ट्रांजैक्शंस हो। यूजुअली आप देख रहे हो एक अकाउंट में इतना जो है ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का, लेकिन एकदम से आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जो है लार्ज ट्रांजैक्शन हो रहा है।
तो ये क्यों हुआ है, इस चीज को चेक करने की जरूरत है। जो अनयूजुअल पैटर्न्स है वो देखने की जरूरत है। दैट इज, हो सकता है कि एक अकाउंट में जो है डेली अगर हम देखें या ऑन एन एवरेज देखें तो 100-200 रुपीज के ट्रांसफर होते हैं, एकदम से वो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख अगर ऐसे ट्रांसफर होने लग जाए, इवन इससे ज्यादा, तो ये अनयूजुअल पैटर्न क्यों अराइज हुआ एकदम से, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, उसे चेक करना। which have no apparent economic or visible lawful purpose, और ये जो अनयूजुअल पैटर्न या अनयूजुअल जो है लार्ज ट्रांजेक्शन देख रहे हो उसका कोई भी इकोनॉमिक या विजिबल लॉफुल पर्पस आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश inconsistent with the normal and expected activity of customer will be subjected to detailed scrutiny। जो ट्रांजेक्शंस हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन्वॉल्व है, इनकंसिस्टेंट है नॉर्मल और एक्सपेक्टेड एक्टिविटी से, दैट इज वही जो अनयूजुअल पैटर्न की हम बात कर रहे हैं कि जो देखा जा रहा है, जो जैसा है उस वैसा आपको यूजुअल जैसा चल रहा है उससे कुछ अलग आपको देखने को मिल रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसे चेक करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करना रहेगा। After due diligence at the appropriate level in the bank, transactions of suspicious nature and or any other type of transactions notified under the PML Act 2002 will be reported to the appropriate authority and a record of such transactions will be preserved and maintained for a period as prescribed in the act। ठीक है, जो ड्यू डिलीजेंस है वो हो जाने के बाद में जो बैंक है अगर उन्हें कोई भी जो है सस्पिशियस नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन लग रहा है, दैट इज शक वाला जो है कोई भी अगर ट्रांजेक्शन लग रहा है तो उस ट्रांजेक्शन को जो है क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उन्हें, और दिस इज अंडर द एक्ट PML एक्ट। ठीक है, 2002, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अंडर जो है ये बोला गया है, नोटिफाई किया गया है कि ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जो है रिपोर्ट किया जाएगा और उन ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो भी अकॉर्डिंग टू द एक्ट लिखा गया होगा। ठीक है, या जो भी जो अथॉराइज्ड जो एप्रोप्रिएट अथॉराइज्ड जो अथॉरिटी है वो जो भी बोलेगी उसके अकॉर्डिंग जितनी भी टाइम पीरियड के लिए वो बोलेंगे उस पूरे ट्रांजेक्शन का जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, then maintenance of record of transactions and preservation of documents obtained while opening the accounts। ठीक है, now क्या क्या जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं ये देखते हैं। जब अकाउंट ओपन हुआ तो पूरा जो है आइडेंटिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन किया, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कब तक मेंटेन करके रखना है, उन डॉक्यूमेंट्स में आप वापस रीवेरिफिकेशन कब कर रहे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, so proper record of transaction prescribed under rule 3 of PML rules 2005 should be maintained in particular all cash transactions of the value more than rupees 10 lakh or its equivalent in foreign currency and series of transactions integrally connected to each other which have been valued below rupees 10 lakh or its equivalent in foreign currency which have taken place within a month। अगर एक मंथ में कैश ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो मोर देन 10 lakhs का या फिर इसका इक्विवेलेंट कोई भी फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, या फिर अगर आप देख रहे हो कोई इंटर रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शंस आप देख रहे हो कि सेम चीज जो है 10-10 लाख का नहीं, एक बार में 10 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे जो है ये ट्रांजेक्शन 10 लाख के अबव चला गया है एक मंथ के अंदर, तो ऐसे केस में जो है क्या करना होगा, ऐसे केस में जो वेरियस चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो है रिकॉर्ड में रखने की जरूरत है। एंड जो स्क्रूटनी है उसके अकॉर्डिंग, दैट मींस स्क्रूटनी से जो है ये सारी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। ठीक है, all transactions involving receipts by non-profit organization of a value more than rupees 10 lakh or its equivalent in foreign currency, सारे transactions जिसमें हम देख रहे हैं receipts by
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जब मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है तो एक लीगल तरीका क्या देख लिया कि हमने तो ना एनजीओ में क्या कर दिया था, वो मनी दे दिया था, राइट। हमने एक जो है सोशल सर्विस कर दी, या वहां से आपको कोई ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। सो दैट मीन्स वो एक जो है क्या चीज क्रिएट होती है, एक जो है शक वहां पर जो है आता है कि ये कैसे हुआ, एकदम से इतना मनी जो है आप कैसे डिपॉजिट कर रहे हो या दे रहे हो किसी भी एनजीओ को, कोई भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ देख रहे हो आप और इसकी अगर वैल्यू 10 लाख से अबव है तो इनके भी जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना होते हैं। ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस वेदर और नॉट मेड इन कैश, सारे सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, सारे वो ट्रांजेक्शंस जिन पर शक है, चाहे वो कैश में हो या ना हो, ऐसे ट्रांजेक्शंस को भी जो है रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। All cash transactions where forged or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine or where any forgery of the valuable security or a document has taken place facilitating the transaction, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें फोर्ज, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉड, कि कहीं से भी आप देख रहे हो कि कोई काइंड ऑफ फ्रॉड हो रहा है, या कोई भी जो है काउंटरफीट करेंसी, दैट इज नकली करेंसी को जो है जेन्युइन करेंसी बताया जा रहा है, सही मतलब कि जो है असली करेंसी बताया जा रहा है, एंड उसे जो है उसके थ्रू जो है ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, तो ऐसे केस में भी जो है रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। All cross-border wire transfers of the value of more than rupees 5 lakh or its equivalent in foreign currency where either the origin or destination of fund is in India, सारे क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स, ठीक है। दैट मीन्स आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में आप क्या कर रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, ओके। तो ऐसे केस में अगर ये आप 5 लाख से ज्यादा का मनी ट्रांसफर किया जा रहा है और अगर उन फंड्स का ओरिजिन या जो डेस्टिनेशन ऑफ फंड है वो इंडिया में है, तो ऐसे केस में भी जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। ये स्पेशली जो है आपके टेररिज्म को ना बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है ये चीज देखी जाती है, या इस चीज को हम अंडर इन्वेस्टिगेशन रखते हैं, ठीक है। नाउ पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अब हमने देख लिया कि ये सारी चीजों में जो है रिकॉर्ड्स वगैरह जो है मेंटेन करके रखना है। अब कब तक इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना है, दैट इज कब तक इन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना है, ठीक है। So as per PML Amendment Act 2012 notified on February 15, 2013, banks should maintain records of at least 5 years from the date of transaction between the bank and the client, all necessary records of transactions both domestic or international, so as to provide if necessary evidence for prosecution of person involved in criminal activity, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 साल तक इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है जो भी एक बैंक और एक क्लाइंट के बीच में हुए, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो, ताकि अगर कभी भी जो है वो पर्सन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो वो जो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स है उससे और ज्यादा जो है क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 5 इयर्स, और ये किस चीज में नोटिफाई किया गया है, अंडर द पीएमएल अमेंडमेंट एक्ट 2012, जो कि आपका नोटिफाई हुआ था इन द ईयर 2013, ठीक है। Banks should also preserve all records pertaining to the identification of the customer obtained while opening the account for at least 5 years after the business relationship is ended, ठीक है। मान लो जो है एक बैंक और एक क्लाइंट के बीच में, उसका जो कस्टमर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में रिलेशनशिप है एक कस्टमर एक बैंकर का। अब अगर मान लो कि वो जो कस्टमर है वो अपना अकाउंट क्लोज कर देता है उस पर्टिकुलर बैंक से, तो क्या ऐसे केस में बैंक जो है वो बिल्कुल उसके रिकॉर्ड्स वगैरह सब वैनिश कर देगी? नहीं, ये जो है बोला गया है कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप है, अगर वो एंड भी हो जाता है तो भी एटलीस्ट 5 इयर्स तक आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। क्योंकि क्या हो सकता है कि एक कस्टमर ने इस बैंक से अपना अकाउंट हटाया, दूसरे बैंक में ओपन किया,
क्योंकि यहाँ पर वो काफी फ्रॉड कर चुका है ऑलरेडी। अब इस चीज को और ज्यादा मतलब कि वो चीज जो है वो नजर में ना आए, इसलिए उसने वहां से अकाउंट बंद करके दूसरी जगह खोल लिया। अब वहां पर वो फिर से वही सेम चीज कर रहा है। तो अगर ऐसे ये चीज चलती जाएगी और अगर बैंक्स के पास में प्रीवियस रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसे एक एज मिलता जाएगा। इसी के लिए अगर एक बिजनेस रिलेशनशिप जो है वो अगर एंड हो भी गया है तो भी बैंक्स को ये बोला जाता है कि आप लोगों को एटलीस्ट 5 साल तक सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर कर प्रिजर्व कर कर रखना रहेगा। ऑल राइट। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क हमने देख ली, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। रिस्क को कैसे पहचानना है, जो पूरा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है वो देख लिया। अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है देख लेते हैं। So while the bank has adopted a risk-based approach to the implementation of this policy, it is necessary to establish an appropriate framework covering proper management oversight, systems, controls and other related matters। ठीक है, तो अब क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है कि एक appropriate framework जो है वो establish किया जाए जिसमें proper जो है management oversight हो, systems हो, controls हो और बाकी के जो other related matters ये सारे हो। The bank's internal audit of compliance with KYC AML policy will provide an independent evaluation of the same, including legal and regulatory requirements। ठीक है, जो बैंक का internal audit है of compliance with KYC and AML पॉलिसी, ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, जो प्रॉपर इसका लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उससे। ठीक है, now concurrent internal auditors shall specifically check and verify the application of KYC AML procedures at the branches and comment on the lapses observed in this regard. The compliance in this regard will be placed before the audit committee of the board at quarterly intervals। ठीक है, तो जो कॉन्करेंट और दी इंटरनल ऑडिटर्स अगर हम बोले जो कि स्पेसिफिकली क्या करेंगे, चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे वेरियस जो एप्लीकेशंस है ऑफ केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो वेरियस प्रोसीजर्स है वो सारे ब्रांचेस पर क्या होने चाहिए, वो सारे ब्रांचेस पर अवेलेबल होने चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो सारी कंप्लायंस है, जो सारी प्रोसेस है, इसके रिगार्ड में जो प्रॉपर ऑडिट कमिटी है उसके सामने क्वार्टरली इंटरवल्स पर सब कुछ जो है शो किया जाना रहेगा। ठीक है, ऑल एम्प्लॉइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विल हैव अ मॉड्यूल ऑन केवाईसी स्टैंडर्ड्स, AML measures so that members of the staff are adequately trained in KYC और AML procedures। ठीक है, तो सारे एम्प्लॉइज का क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ताकि जो सारे एम्प्लॉइज हैं उन्हें प्रॉपरली पता रहे कि क्या वेरियस प्रोसेस है, क्या वेरियस पॉलिसीज हैं और उन्हें क्या क्या जो है प्रॉपर एक कस्टमर को एक्सेप्ट करने से पहले ये सब कुछ देखना रहेगा। ठीक है, तो ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी एम्प्लॉय के एंड से कोई भी काइंड ऑफ की मिस्टेक हो जाए, इसके लिए प्रॉपर जो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं फॉर द केवाईसी स्टैंडर्ड्स एंड AML मेजर्स सिखाने के लिए। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफिसर, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब जो बैंक है उनके पास जो है एक डेजिग्नेटेड या एक सीनियर ऑफिसर हम बोलेंगे जो कि एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। दैट इज, उसका काम क्या है कि ये सारी चीजों पर चेक करना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर एक पर्सन के पास में रहेगी ये चीजें तो वो नहीं होगा, बायसनेस नहीं होगी और ये जो है कि नहीं उसकी गलती से हुआ होगा, उसकी गलती से हुआ होगा, उसने ऐसा किया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने अपना काम नहीं किया, ये जो है इस चीज से बचा जा सकेगा। ठीक है, so the bank will designate a senior officer as principal officer who shall be responsible for implementation of and compliance with this policy. The illustrative duties will be as follows। जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उनकी जो ड्यूटीज है वो क्या क्या है, monitoring the implementation of banks KYC AML policy,
रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। ठीक है, मॉनिटर करना है सारा जो है बैंक जो केवाईसी पॉलिसीज है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी है उसे इंप्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही है उसे मॉनिटर करना। उसके बाद में जो है सारे ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना और शेयर करना इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है लॉ के अंडर। ठीक है, मेंटेनिंग लिएजन विथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। व्हाट इज अ लिएजन? एक जो है बीच जो लिंक होती है। ठीक है, तो एनफोर्समेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड बैंक के बीच में क्या करना है, एक जो है एक लिंक बनना है कि इधर की इंफॉर्मेशन उधर देना, उधर की इंफॉर्मेशन इधर देना है। ठीक है, ensuring submission of periodical reports to the top management और board। इंश्योर करना कि वो जो है periodical reports, that is एक periodical basis पर, एक regular interval, एक regular basis पर जो है reports वगैरह submit करे to the top management और top board। ठीक है, then designated director, every bank or financial institution has to designate a person to ensure overall compliance with the obligations imposed under chapter 4 of PML Act and the rules. This person shall be the managing director or a whole time director duly authorized by the board of directors if the RE is a company, that is regulated entity। ठीक है, तो हर एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए जो कि इंश्योर करेगा कि ये जो सारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो सारी पॉलिसीज हैं, जो सारी प्रोसेसेस हैं, इसका जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है वो कौन हो सकता है? वो इनमें से कोई भी जो है हो सकता है, कोई भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है जो कि ड्यूली अथोराइज्ड है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर जो आरई एक कंपनी है तो दैट इज अगर रेगुलेटेड एंटिटी अगर एक कंपनी है तो। ठीक है, देन द मैनेजिंग पार्टनर इफ द आरई इज अ पार्टनरशिप फर्म, अगर जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हो सकता है। द प्रोप्राइटर इफ द आरई इज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड द मैनेजिंग ट्रस्टी इफ द आरई इज अ ट्रस्ट। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं जो कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हो सकते हैं। A person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the RE if the RE is an unincorporated association or a body of individual। ठीक है, तो एक पर्सन या इंडिविजुअल, कुछ भी आप केस ले लो, जो कि कंट्रोल करता है, मैनेज करता है जो वेरियस अफेयर्स हैं ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी। अगर जो आपकी रेगुलेटेड एंटिटी है वो क्या है, वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो। ठीक है, a person who holds the position of senior management or equivalent designated as the designated director in respect of cooperative banks or regional rural banks। ठीक है, एक पर्सन जो कि किस पोजीशन पर है, सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पर है या सीनियर मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट कोई भी एक डेजिग्नेशन पर है तो उसे भी जो है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पर्सन माना जा सकता है in respect to the cooperative banks and regional rural banks। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया है आप लोगों को अच्छे से। जो वेरियस हमारी केवाईसी पॉलिसी है, जो वेरियस नो योर कस्टमर पॉलिसी के अंदर जो वेरियस चीजें हैं जो कि इम्प्लीमेंट करनी है, क्या प्रॉपर पूरा प्रोसेस है, आई होप सो कि आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग अपने इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई गेस कि आप लोगों को नो योर कस्टमर पॉलिसी अच्छे से क्लियर हो गई है। अब इसे एंड करने से पहले एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगी, दैट इज अब आप लोग आपके जो सारे वीडियोस हैं ये आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और वहां पर आपको जो है सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में आप लोग देखोगे यहाँ पर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको दिखेगा एक ऑप्शन दैट इज जैब कैब। आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पर जो है ये ऑप्शन दिखेगा जैब कैब, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने से जो वेरियस वीडियोस हैं, जो वेरियस प्लेलिस्ट हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले
एंड इसी वे में आप YouTube के अलावा वेबसाइट से भी जो वीडियोस हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो हमारा जो YouTube चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।